फाइनल है ये। अब इसमें मैं ये जो वीडियो आपको अपलोड होगा फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो मैंने अपलोड किया वो भी मैं इसी में डाल दूंगा। जो तीनों का तीनों जो, और ये पूरी तरीके से एक तरीके से फाइनल पार्ट होगा। तो प्लीज़ आप इसको पूरी तरीके से अपना प्यार दो। और मैं अभी आगे की ओर बढ़ता हूँ। और एक बार अगर आपको लगे कि मैंने पढ़ लिया तो प्लीज़ आप थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड कर लेना। जो और मैं इसी में पूरी तरीके से एक पूरी तरीके से फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा लेक्चर ही डाल दूंगा। और इसमें कोई वो नहीं, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पूरा मर्जअप करके एक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाल दूंगा। हाँ यार, मैं ये देख रहा हूँ कि चलो मेरे वीडियो को, चलो जो भी प्यार आप लोग दे रहे हो, अच्छा सब्सक्राइब भी वगैरह थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार अपने आसपास के, क्योंकि देखो इसी को पढ़ाने की ना यार, मैंने देखा 2-2 लाख रुपए बच्चे पे करते हैं। और मैं एक बच्चे से बात कर रहा था आज आज 2-3 दिन पहले भी मैं गया हुआ था, दिल्ली गया हुआ था। तो मैं बता रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात कर रहा था मैं। भाई वो बंदा 2.5 लाख रुपए दिया कोचिंग में। और जब मैंने, मतलब हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, और क्योंकि मैं हम लोग की गेट टुगेदर थी दोस्तों की, तो हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त है, वकील है वहाँ पे। तो हम लोग ऐसे बैठे थे, मैंने उसका, सब बैठे हुए थे तो वो भी आया हुआ था, तो मैंने उसका नोट्स उठाया। भाई मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ, भाई ऊपर ऊपर भगाए जा रहे हैं। मैंने देखा, मतलब बोल दिया कि हाँ, जैसे पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने ये देखा कि आप प्लीज बुक को प्रेफर करें और हिस्ट्री बैकग्राउंड देख ले, और कुछ उसमें 4-5, 3-4 पेज में एक पॉइंट्स कुछ कुछ लिखे हुए थे। मैंने वो पूरी तरीके, मैंने उससे पूछा, बोलता है यार कोचिंग में ऐसे ही बताया। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज उस टीचरों के पास। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिक पे ध्यान नहीं देते। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कहीं से भी तो बेसिक के लिए पढ़ते हैं। तो यार मैंने इसमें पूरी तरीके से हर एक लेवल के बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया। जो जीरो भी है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जीरो को मैं कहाँ तक ले जाऊँ, कम से कम वो, उसको मैं 80 to 100 तक लेके जाऊँ। लेकिन जो देखो, जो 60 है वो तो 100 कर ही लेंगे, ये मुझे ही पता है। जिसके पास 60% नॉलेज है वो कहीं ना कहीं से 80 या 90% नॉलेज कर ही लेंगे। 100% तो किसी के पास नॉलेज नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मकसद क्या है ना, जो जीरो है ना उसको मैं 80 तक लेके जाऊँ। तो मैंने उस बेसिस से ये सीरीज स्टार्ट किया था। वरना मैं स्टार्ट क्यों करता, मुझे भी, मेरे को प्रॉब्लम हुई तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। मैं पेपर में बैठा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर कर चुका हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने पेपर में बैठा, मुझे फेस करना पड़ा कि क्या प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, मेंस में मेरे ऑप्शनल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका, बट कोई बात नहीं, वो चीज़ मेरी प्रॉब्लम है। बट मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, मतलब प्रीलिम्स भी कैसे क्लियर करते हो, तो मैं उस तरीके से मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। और जब मैं पूरी तरीके से ये कंप्लीट कर दूंगा तो मैं इसका एक सीरीज इसी के साथ अटैच करके क्वेश्चन कर दूंगा। और मैं वो गारंटी के साथ दूंगा, उसको क्वेश्चन करने के बाद आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही बूस्टअप हो जाएगा। चलो थैंक यू, आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे, साइलेंट फीचर्स थे, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा हुआ था। इसी को अभी हम लोग और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आगे। इसमें कुछ अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा हो या कुछ भी अगर प्रॉब्लम वाली बात हो तो आप मुझे बताएं कि हाँ सर ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं ये ज़रूर करूँगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं सिर्फ बोलने की बात है, मैं ये चीज़ आप लोग के लिए ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखो सबसे पहले भी हम लोग चलते हैं, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला भी हम लोग चलते हैं क्या, लेंदी। देखो लेंदी का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि, अब देखो इंसान को बोलने के लिए कोई भी बात है, कुछ भी बोल सकता है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ लेंदी, आपको क्या रखो, हमारे देश की पॉपुलेशन भी तो वैसी है ना, तो हर एक इंसान को एक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, वो इच इच मतलब एक एक पर्सन के बारे में सोच के, या तो वो गरीब तक के, गरीब लेके अमीर तक के सोच के ये चीज लिखा गया। कि ऐसा नहीं है कि अमीर है तो क्या करेगा, हमारे जो नीचे वर्ग के लोग हैं उस पर कोई अत्याचार करेगा। उन्होंने ऐसा सोच के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले यार ऑटोमेटिकली इतने बड़े बड़े योद्धा थे। उसको तो सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट, उसके नाम ले वो, उनकी उनका नाम लो तो दिल से सैल्यूट निकलता है। तो सबसे पहला जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, लेंदी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पहला हमारा साइलेंट फीचर है। तो देखो लेंदी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन को किस कैसे क्लासिफाई किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, रिटेन, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था अनरिटेन।
तो देखो इसका सीधा सा मतलब रिटन का बोला जाता है, जैसे अमेरिकन में चले जाओ, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम लोगों ने भी लिखा है ना, तो ऐसे अमेरिकन लोगों ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के रखा है। लेकिन ब्रिटेन में चले जाओ तो उसको क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलेगा ये तुम जाओ, ये लाइब्रेरी तुम्हारे पास है, इस पूरे लाइब्रेरी में क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा लिखा हो, आप पढ़ लो कि हमारे इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो अब देखो ओरिजिनली क्या हुआ था, 1949 में क्या हुआ था, 1949 में क्या हुआ था, एक 1949, देखो 1949 में क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय क्या था, हमारे पास प्रियम्बल थे। 49 में क्या था, हमारा जो प्रियम्बल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था उसमें बोला था 395 आर्टिकल्स। अब ये समझना, ये मैं कब का बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 1949 का। 395 आर्टिकल्स थे जिसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था। देखो वो चीज़ यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना आपको पेशेंस, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं रख सकता, तो आपको थोड़ा क्या है ना एकदम माइंड को क्लियर करके सुनना पड़ेगा। हाँ लेकिन एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और मैं भी बहुत मतलब सोच समझ के ये चीज़ स्टार्ट किया हूँ। तो क्या था ना, उस समय 22 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, और हमारे पास उस समय में 8 शेड्यूल थे। कितने थे, 8 शेड्यूल थे। ये मैं 1949 की बात करूँ। अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए, तो प्रेजेंट की बात में अगर की जाए तो क्या था, प्रेजेंट पे कहा जाए तो प्रियम्बल है, लेकिन जो उस समय क्या थे 395 आर्टिकल थे, तो वो अभी के तौर में कितने हैं, 465 आर्टिकल है। ठीक है, कंपैरिजन भी मैं आपको डिस्कस करके बता रहा, और उसको डिवाइड कितने पार्ट में किया गया, 25 पार्ट में। पहले 395 आर्टिकल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिर्फ और सिर्फ 22 पार्ट में। और अभी टोटल कितने हैं, 25 पार्ट है। और टोटल अभी कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल। देखो मैं हर एक चीज अलग अलग पढ़ाऊंगा, शेड्यूल कैसे 12, 8 से 12 कैसे हुआ, उस समय क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ, पंचायती राज ऐड हुआ, वैसे करके मैं हर एक चीज आपको एक एक करके डिस्कस करके बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ आर्टिकल्स को डिलीट किया गया 1951 में, कुछ आर्टिकल्स को लिया गया, वो अलग चीज है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अब देखो हमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, कि पहले कितने आर्टिकल्स थे, अभी कितने आर्टिकल, पहले कितने शेड्यूल थे और अभी कितने शेड्यूल है। अब क्या हुआ ना, इसके कुछ फैक्टर्स थे। वेट, फैक्टर से पहले पता चल गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या लेंदी है, और ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। ठीक है। अब देखो जो अभी जो इसमें कुछ फैक्टर्स थे, टोटल कितने फैक्टर्स थे, टोटल 4 फैक्टर थे। 4 फैक्टर में क्या क्या था, एक था ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा क्या था हिस्टोरिकल फैक्टर, तीसरा क्या था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, और चौथा बोला जाता है डेमोग्राफी, जो डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो देखो अभी हम आपको बता रहे हैं ये 4 जो फैक्टर, जो इसीलिए कभी कभी क्या कहा जाता है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, एलिफेंटिक साइज बोला, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा लेंदी बोला, लेंदी के साथ साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता खाता पीता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ। तो एलिफेंटिक साइज मतलब बहुत बड़े साइज में है। ठीक है। तो जो पहला चलते हैं हम लोग क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर पे। देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या कहने का मतलब है, जो इसका वास्टनेस है, वास्टनेस जो हमारे, क्योंकि हमारे भारत में एक कहावत है कि, क्या कहावत है यार, कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वानी। तो ये क्या ना, वास्ट मतलब डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा अपने भारत में, हर एक जगह पे क्या ना, हर एक चीज के अलग अलग है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर वही मतलब वास्टनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डाइवर्सिटी। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब हर एक ज्योग्राफी, हर एक रीजन को लेते हुए ये चीज किया गया। दूसरा होता है हिस्टोरिकल फैक्टर। अब बोला जाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इन्फ्लुएंस किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बोला जाता है कि वो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ से, यहाँ से हम लोगों ने लिया है 1935, क्योंकि इसके बाद से क्या था ना, हमारे भारत में क्या है ना कि धीरे धीरे इंडियंस बोलने लगा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम लोगों ने इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ कि 1935 के पार्ट्स हम लोगों ने अधिकतर पार्ट यहाँ से इन्फ्लुएंस होके लिया है। थर्ड पे हम लोग चलते हैं क्या, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोमेटिक है यार, वो स्टेट हो या सेंटर हो, हम लोग क्या स्टेट में अलग और सेंटर में अलग थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे यूएसए में चले जाओ तो क्या है, स्टेट का अलग आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा और सेंटर का अलग सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। पहले ये बोला जाता था कि पहले जम्मू कश्मीर में अलग था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया।
5 अगस्त 2019 के बाद से वो भी खत्म हो गया। अब ये क्या एक तरीके से हो गया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे, बोथ सेंटर में भी और स्टेट में भी। अब वो पहले की तरह नहीं रहा कि एक्सेप्ट दिस स्टेट या एक्सेप्ट दैट, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से। और उसके बाद क्या होगा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनेसी। ल्यूमिनेसी होता है दिग्गज कहते हैं एक तरीके से इसको, ल्यूमिनेंसी मतलब हो गया दिग्गज क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखो एक तरीके से यहाँ तक तो हम लोगों पर लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे हुआ ये चीज समझ आ गया। अब ये क्या बोले तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना, सिर्फ फंडामेंटल जो गवर्नमेंट्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल उसको ही इन लोगों ने सिर्फ नहीं कंटेन किया है। इन लोगों ने क्या है ना एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लेन किया कि मतलब हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें ये काम करना, इस तरीके से ये काम नहीं करना, तो उन्होंने सब कुछ लेते हुए यहाँ पे किया है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल भी है, राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे फंडामेंटल राइट है वो क्या है, जस्टिसेबल भी, जस्टिसेबल है, और डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है कि आप डायरेक्ट उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट है, उसको अगर किसी ने हनन किया तो क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट लेके उसको सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हो। तो ये देखो कुछ ओवरव्यू था लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, और आगे भी अगर हम लोग और पढ़ेंगे। जो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इसमें फेडरल सिस्टम और क्या है, दूसरा क्या है यहाँ पे फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, फेडरल सिस्टम और जो यूनिटरी बायस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश किया गया था ना, वो फेडरल सिस्टम में स्टेब्लिश किया गया था। फेडरल सिस्टम स्टेब्लिश किया गया था जिसमें क्या होता है ना कि आप संघवाद का ढांचा, सीधी सी बात है, मिली जुली सरकार आपको चलानी है। ये नहीं भैया हम अपना राज करेंगे, हम जो बोलेंगे वही चीज होगा, नहीं। इसमें क्या था, सब कुछ सारे फीचर्स को इन लोगों ने इंक्लूड किया था। इट कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशन सच है। जैसे हमारे तो पास दो गवर्नमेंट सिस्टम है तो उनके पावर, जैसे उनका पावर हो गया, या रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिडिटी ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहाँ पे हमको शक्ति पद पेश करना है, कहाँ पे हमें क्या है ना थोड़ा सा सुप्रीम पावर दिखाना, और इंडिपेंडेंस भी जुडिशरी का कहाँ पे है, मतलब बाइकैमरिकल लेजिस्लेचर अभी हमने थोड़ा सा पीछे पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था क्या होता है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों रहते हैं, मतलब दोनों तरीके से काम हो सकता है। तो देखो सीधी सी बात है, कुछ डिफरेंस क्या होता है, जो फीचर क्या होता है ना फेडरलिज्म के, देखो फेडरलिज्म के जो कुछ फीचर्स क्या होते हैं ना, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे दो गवर्नमेंट चलता है, जैसे सेंटर में भी अलग गवर्नमेंट चलता है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट चलता है। देखो ये चीज तो यार पढ़ लेना, मैं ऐसे डाल दिया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उस चीज को समझ लो। उसके बाद क्या, तो दोनों फीचर्स जैसे अभी सेंटर भी है और स्टेट में भी, दोनों में क्या डिवीजन ऑफ पावर है, पावर का दोनों में डिवीजन चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फेडरलिज्म का एक तरीके से क्या है ना फीचर्स है। फिर क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कुछ हमारा सुप्रीमेसी मतलब कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखना है। रिजिडिटी भी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये काम नहीं कहते ना, कि कोई कोई लोग क्या कहते हैं, अरे भैया ये थोड़ा सख्ती से पेश आ रहा कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे था, जरूरी था और जरूरी रहना भी चाहिए मेरे अनुसार से। अगर नहीं रहते ना तो फिर क्या होता है, एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, सब अपनी अपनी मनमानी करते, ये बोलते हैं नहीं मेरे अनुसार ये चलेगा, मेरे तो उसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा रिजिडिटी भी डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या था, इंडिपेंडेंस था कि हमारा जुडिशरी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस भी, किसी के प्रति बायस नहीं, सिस्टम नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, गरीब भी आएगा तो उसको भी पूरा प्रॉपर, और देते भी है। हमारे हर एक कोर्ट में चले जाओ, ईच एंड एवरी कोर्ट, जो जज हो गया, जो जजमेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो हर एक कोर्ट में क्या होता है एक तरीके से विदाउट एनी बायसनेस, वो क्या करते हैं हर एक के प्रति इक्वल रखते हैं। अगर अमीर भी जाएगा हाँ, लेकिन थोड़ा देर सवेर होता है, लेकिन इंसाफ सबको मिलता है। फिर बाइकैमरलाइजेशन था, मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या थे, कुछ फीचर्स थे किसके, फेडरेशन के, ये कुछ फीचर्स थे फेडरेशन के। उसी तरीके से एक तरीके से यूनिटरी होता है, जो नॉन फेडरल फीचर्स होता है, जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाता है। जैसे मान लो ये यूनिटरी फीचर्स हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाता है। कभी कभी ये इमरजेंसी के समय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर पूरी तरीके से पावर ले लेता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, जो सेंटर बोल देगा वही सब कुछ होगा। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी चलता है, जैसे यूनिटरी जहाँ पे होता है, जहाँ पे यूनिटरी नेस चलता है, ठीक है। और इंटीग्रिटी जुडिशरी भी चलती है वहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, और ऑल इंडिया सर्विस। जैसे मान लो यहाँ पे सब मैंने लिख दिया, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ऑल इंडिया सर्विस, इंटीग्रेटेड जुडिशरी,
ऑल इंडिया सर्विस के बाद मान लो जैसे इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है, ये कुछ क्या है ना फीचर्स है, जैसे यूनिटरी के अलग फीचर्स थे और फीचर ऑफ द फेडरेशन के अलग फीचर्स थे। तो एक तरीके से समझो फेडरेशन क्या होता है ना, हाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि क्या क्या फीचर्स हैं किसके, एक तरीके से यूनिटरी और द नॉन फेडरल फीचर्स और फीचर्स ऑफ द फेडरेशन। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, जो फेडरेशन टर्म है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, और ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछता है, इसकी मैं श्योरिटी आपको दे रहा हूँ। जहाँ पॉलिटी से रिलेटेड बात आती है ना वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा कि फेडरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से यूज किया हुआ। तो भैया ये आपको याद रखना है कि फेडरेशन नाम का कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है या उसको इंक्लूड करके रखा गया, ठीक है। अब हम लोग चलते क्या आर्टिकल 1, देखो आर्टिकल 1 एक अभी हम लोग और पढ़ेंगे, जब अभी हम लोग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आर्टिकल 1 था वो क्या था, एक तरीका था, हाँ आर्टिकल 1 एक तरीके से क्या था ना, वो डिस्क्राइब कर रहा था, क्या डिस्क्राइब कर रहा था, जो हमारा इंडिया है ना एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब सबको मिली जुली है, जो कि क्या होता है ना एक तरीके से समझ के देखो ना, यूनियन मतलब स्टेट क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट की नहीं, सभी स्टेट का मिला जुला करके, तभी आप देख रहे हो आज इतने स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी भी, आई थिंक अब तो 7 हो गया, जम्मू और कश्मीर को भी ऐड कर लो भैया, उसको क्या पार्सलिटी बना रहे हो, एक बार यार चेक करना कि 7 ही है ना। हाँ मुझे मेरे अनुसार से तो 7 ही है, मैं भी कभी कभी क्योंकि दमन दीव अभी क्या हुआ ना इंक्लूड हुआ, वो दो मिलके एक हो गए, तो वो बात ही है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एक बार तुम भी कंफर्म करके मुझे बता देना, ये आपके लिए क्वेश्चन भी हो गया यार। यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, जो इम्प्लाइज करता है, देखो इसमें क्या इम्प्लाइज करता है ये चीज में, जो इंडिया फेडरेशन है वो एक तरीके से क्या ना एग्रीमेंट नहीं है कि बाय द स्टेट, ये इंडिया जो फेडरेशन है वो एग्रीमेंट नहीं है, कहा जाता है ना कि हाँ नहीं रहना ही रहना है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, ये किसी स्टेट के थ्रू, लेकिन क्या है ना हम लोग क्या ना भाईचारा पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो हम लोगों ने क्या बोला नहीं भाई हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और ना ही किसी स्टेट के पास द राइट है टू सेट फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब कि हमको एक तरीके से कि हमको इसमें रहना ही रहना है और हमें, हाँ लेकिन आपको साथ रहना, सेंटर के साथ आपको वर्क करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर एक ने अपना अपना यहाँ पे प्रस्ताव है, कोई ये बोल रहा था कि आने वाले समय में भारत का विभाजन होना ही होना, कम क्योंकि इतने स्टेट और इतने यूनियन टेरिटरी है तो विभाजन होने का, लेकिन आज देख लो है नहीं है ना, और सभी देशों का हो चुका है लेकिन अपने भारत का अभी तक नहीं हुआ। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, जो क्वाजी फेडराइज जो फेडरल है वो किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ये बोला कि क्वाजी फेडरल है, तो ये आपको याद होना चाहिए, केसी वेरे ने अब ये चीज़ बोला हुआ था, ये पेपर में पूछता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर अभी तक हम लोगों ने 2 पढ़ चुका हूँ, सॉरी 2 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। चलो जो थर्ड जो है ना वो एक तरीके से क्या है, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहली बात आपको ये डिफरेंस होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या होता है ना, ये जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है वो एक तरीके से क्या है ना, ब्रिटिशर जो हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से हम लोगों ने ऑप्ट किया है, ठीक है। हम लोगों ने जो अपना है वो कहाँ से, जो ब्रिटिशर्स के पास क्या था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ या पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर ऑफ गवर्नमेंट था, तो हम लोगों ने ये कहाँ से ऑप्ट किया है, ये हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के पास से ऑप्ट किया। अभी क्या था देखो 200 साल उन लोगों ने राज किया था, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से उन लोगों ने राज किया था, सीधी सी बात है। तो अब क्या है ना हम लोग को कुछ ना कुछ तो वहां अच्छा लगा, तो हम लोगों ने क्या किया उसको बेटर, इसलिए बोला जाता है कि हम लोग क्या है ना एक तरीके से लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का यही रीजन है, हमने कहीं एक जगह से कॉपी नहीं किया है, हम लोगों ने क्या किया उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ा है, इसलिए मैं आपने टाइम भी देखा हो, जब मैंने पहला एक्सरसाइज पढ़ाया था आपको पहला चैप्टर, तो उसमें क्या बोला था मैंने, कम से कम 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब एटलीस्ट पूरा 3 साल हमको लगा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में। तो क्या हुआ था ना, इसलिए हम लोगों ने क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए थे, क्योंकि देखो अमेरिका में क्या है, सॉरी अमेरिका में क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज सोच के देखो, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन किसका अडॉप्ट किया था,
अमेरिका की, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम किसका किया, ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे क्या था ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सीधा सा ये मतलब है कि जो ये टोटली किस पे बेस्ड होकर वर्क करता था, ये टोटली बेस्ड ऑन किस पे था, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था ना, वो टोटली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर वर्क करता था, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये देखो, ये सीधी सी बात है कि स्टेट हो गया या सेंटर हो गया, जो पावर है, तो पावर जो था ना, जो या लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, ये अभी हम लोग और आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ये अभी हम आपको फीचर्स बता रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये क्या था, एक तरीके से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन था किस पे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स पे। लेकिन वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम लोग लेते तो एक तरीके से क्या था, डॉक्टराइन था, मतलब ये सेपरेशन था पावर का। जैसे कि अमेरिका में क्या है, आप अभी अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका में एक चीज आपको मैं बता दूं, क्या है अभी अमेरिका में सीधी सी बात क्या है ना, जो सेपरेशन है, क्या है ना, जो स्टेट का जो पावर है वो अलग है, और जो सेंटर जो आप लोग कहते हो जहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह, उसका पावर अलग है। वो इसलिए है ना कि सबसे बड़ा रीजन वहाँ पे, सबसे बड़ा रीजन वहाँ पे क्या है कि इसलिए, हाँ सॉरी, उसी के बेसिस पे क्या है, वहाँ पे देखो टू सिटीजनशिप चलता है, लेकिन अपने भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप चलता है। वहाँ पे क्या ना, अमेरिका में सीधी सी बात है कि स्टेट में हो तो उसका अलग सिटीजनशिप आपको लेना पड़ेगा, और सेंटर में हो तो उसका अलग सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा क्या होता है ना, एक तरीके से ये डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो गया ये, मतलब दोनों की अनबन चलती रही। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उसकी भी एक अलग ही कहानी है। ताकि स्टेप क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा मैंने बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर कर दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, अभी हम लोगों ने अडॉप्ट तो कर लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो अब इसको कहा भी क्या क्या जाता है, इसको वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। देखो, वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ये हमारे देश के वेस्ट में, इसलिए इसको वेस्ट मिनिस्ट्री बोला जाता है कि हम लोगों ने वहां से अडॉप्ट किया, तो वहां का मॉडल है, तो हम लोगों ने क्या बोला, वेस्ट मिनिस्ट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब एक चीज समझ के यहाँ पे देखो, समझने वाली बात ये है कि जो अभी हम, अगर आपके पास कोई भी अगर हो तो कोई मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर फिर बंगाल जब डिवीजन हो तो बंगाल को हम लोग वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं। तो ये देखो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था पेपर में, तो एक बार आप लोग ये दिमाग लगाना, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसी को हम लोग एक तरीके से क्या है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अरे दादा, कर सर, इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब देखो, ये जो बना है ना, एक तो ये जो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो that हम लोग ये चीज पार्लियामेंट्री फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब हम समझ गए। देखो, सबसे बड़ी रोल क्या होती है ना, प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। प्राइम मिनिस्टर का रोल का मतलब क्या होता है ना, कि वो सिग्निफिकेंट, सीधी सी बात है कि हाँ वो चीज़ देखेंगे कि क्या है नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, ये कुछ बेसिक थे किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको अब हम लोग आगे और सॉरी और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में हम लोग ये पढ़ेंगे, अभी अभी बेसिक चीज़ हमें क्लियर करना है। बेसिक चीज़ क्या क्लियर करना है, अभी जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब हमारे पास कुछ फीचर्स भी तो है ना, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे बड़ी बात ये पहले क्लियर करना। तो देखो, फीचर्स जो होते हैं ना हमारा, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया में क्या, सबसे पहले क्या है ना, ये जो प्रेजेंस होता है क्या होता है, या तो नॉमिनल होता है या रियल होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी क्या होता है, ये मेजोरिटी पार्टी वहां पे रूल करती है ऑटोमेटिक, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी रहेगा वही क्या होगा, अपना प्राइम मिनिस्टर या जो भी क्या होता है बनाएंगे वहां पे। और ये जो भी होते हैं ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो लेजिस्लेचर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो मेंबरशिप होता है मिनिस्टर का, वो होता है उसमें का मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर।
ऑटोमेटिक अगर मान लो लेजिस्लेचर में, जैसे मान लो कि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं, तो लोकसभा में हम चलते हैं तो क्या होता है, मिनिस्ट्री की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक अलग से मिनिस्ट्री भी फॉर्म किया जाता है। एमपी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है, जिसके पास जो पार्टी मेजोरिटी पार्टी में रहती है, वो जो रूल करते हैं उसके अलग मिनिस्ट्री वहाँ पे भी मेंबरशिप में रहते हैं, ठीक है। और लीडर कौन रहता है, उन सभी का लीडर कौन रहेगा, जब हम लोग लोकसभा में चलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और अगर हम लेजिस्लेटिव जो स्टेट में चलते हैं तो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर रहेगा। और कभी कभी हम लोगों ने ये सुना कि डिसोल्यूशन भी हो जाता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का क्या होता है, लोकसभा और जो लोकसभा और असेंबली का होता है वो क्या होता है, जो वो एक तरीके से क्या होता है ना, लोअर हाउस होता है, जिससे मान लो कहते हैं ना, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ये क्या होगा, स्टेट के लिए होगा, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये भी डिसॉल्व हो सकता है, जब आपके पास क्या होगा ना, पार्टी नहीं रहेगा, आपकी मेजोरिटी पार्टी नहीं रहेगी, तो वो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा। अब कोई अभी भी देखो कितने ऐसे होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, ये भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन अभी मैंने बस आपको एक बता दिया है, ठीक है। तो क्या, और लोअर हाउस मतलब जो लोकसभा होता है वो किसके लिए होता है, सेंटर के लिए होता है, ये लोअर हाउस होता है सेंटर के लिए, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो स्टेट के लिए होता है, ये डिसॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। जो इंडियन पार्लियामेंट है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते थोड़ा सा डिफरेंस, इंडियन पार्लियामेंट आपसे पूछा जा सकता है, और ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है। तो जो इंडिया पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है, किसके तहत, ब्रिटेन पार्लियामेंट की तहत, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, जो पार्लियामेंट होता है इंडिया जो इंडियन स्टेट है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से इलेक्टेड रहता है, इलेक्टेड हेड रहता है इंडियन स्टेट में, ठीक है ना, इलेक्टेड हेड रहता है। वही जो ब्रिटिश स्टेट में क्या होता है, अब देखो स्टेट एक तरीके से बोला जाता है, ब्रिटिश कंट्री है लेकिन ये हम लोग स्टेट बोल रहे हैं, तो वो इंडियन स्टेट में क्या होता है, एक तरीके से इलेक्टेड हेड रहता है, ठीक है, रिपब्लिक के लिए, रिपब्लिक के जो गणतंत्र एक तरीके से कहते हैं, और लेकिन जो ब्रिटिश स्टेट रहता है उसका हेरिडेटरी चलता है, जैसे मोनार्की जिसे कहते हैं ना, राजा रजवाड़े। तो ये चीज थोड़ा सा दो डिफरेंस होता है, इंडिया क्या होता है, सॉवरेन बॉडी नहीं है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है सॉवरेन बॉडी। फीचर्स थे, फीचर्स मतलब क्या हो गया, एक तरीके से फीचर्स। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे कौन सा है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट फीचर है थर्ड टायर गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। ये फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो जब हमारा ओरिजिनली क्या था ना, हमारे ओरिजिनली क्या था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो डुअल प्रॉपर्टी पे चलता है, जो कंटेन किया था कि जो प्रोविजन कुछ कंटेन करता था, जिसके किसके रिगार्डिंग था वो, सेंटर, और जो पावर जो था किसके रिगार्डिंग, सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग था, ठीक है। सिर्फ डुअल प्रॉपर्टी पे काम करते थे, या तो सिर्फ सेंटर के हाथ में रहेगा, ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हाथ में रहेगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, अब इसका बेसिक भी हम लोग जब पंचायती राज पढ़ेंगे ना, उस समय और अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर एक चीज समझा रहा हूँ और क्रिश्चियन क्लियर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या, जो उसके बाद क्या हुआ ना, जो 73rd एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1992 और 1993 में आया, उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से थर्ड टायर गवर्नमेंट सिस्टम को ऐड इन कर दिया, जिसको बोला गया क्या, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ओके। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब 73rd की बात आई, उस समय क्या हो गया, चलो 73rd जो था उस समय में क्या हुआ, 1992 में किसको, पंचायती राज को ऐड किया गया। और ये याद रखना, ये रूरल किसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को के लिए किया गया, जो मतलब बेसिक, क्योंकि देखो अपने भारत की जो गरीबी थी ना, वो क्या थी ना, बेसिक से ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। ऊपर ऊपर लोग देखते थे, लेकिन वो क्या हुआ ना कि जब बेसिक की बात आई ना, तो उस समय में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो इसलिए इसीलिए जो काम वो किया गया ना, जो क्या रूरल लेवल पे काम किया गया, ठीक है, जिसको बोला गया कि पंचायती। जो आपसे पूछा जा सकता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1992 में आया हुआ था। जब ये 1992 में जब ऐड ऑन किया, तो ये जो एक तरीके से पार्ट ऐड कर दिया गया, पार्ट 9 के तहत इसको क्या कर दिया, ऐड किया गया, और ये शेड्यूल था 11th, ठीक है। ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको जब शुरू में बताया तो ये हर एक चीज मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया था, और ये पेपर में पूछा जाता है, ये मैं जानता हूँ 100% ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पेपर में। और उसके बाद क्या होगा, जब 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो ये किसके बेसिस पे आया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1992 में ही आया, ये किसके, म्यूनिसिपैलिटी के लिए आया, शहरी क्षेत्र के लिए ये आया। इसको हम लोगों ने कहाँ रखा,
जिसको हम लोग कहते भी हैं कि अर्बन लोकल बॉडी, और इसको एड ऑन कहाँ किया गया, पार्ट 9A में किया गया। और ये देखो ABC, ये जो कैपिटल लेटर मिलकर इसका अलग इंपॉर्टेंस है, इसका हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट करके लाना, कि किसी चीज में संशोधन करके लेके आना, ठीक है। तो ये पार्ट 9A में इस चीज को इसको ऐड ऑन किया गया। उसके बाद क्या होगा, एक नया शेड्यूल इसमें दिया गया, शेड्यूल क्या था 12, ठीक है। 11, 12 ये आपको, फिर एक और है 10th भी है शेड्यूल, तो वो अभी हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे किसके रिलेटेड, 3 टायर सिस्टम के रिलेटेड, ये कुछ बेसिक। अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपना फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत चल वहाँ पे चलते, ठीक है। देखो नेक्स्ट फीचर में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। देखो फंडामेंटल राइट, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, कि अभी तो सिर्फ यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूंगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ये मैं पेपर के तहत नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज है। और भाई आप लोग जो भी जो पढ़ रहे हो स्टूडेंट, आप इसको पढ़ रहे हो, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पेपर के लिए मत पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये हमारे पास कुछ राइट्स हैं जो बहुत जगह आपको क्या है ना फायदेमंद रहेंगे, और कुछ राइट्स अभी अमेंडमेंट भी किए गए जो आपको बाद में फायदा दे सकता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, तो अब हम लोग चलते हैं, जो फंडामेंटल राइट है ये कहाँ रखा गया, ये पार्ट 3 में रखा गया, ठीक है। और इस पार्ट 3 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, उसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट है सभी सिटीजन्स के लिए, टू ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। अब देखो छः में कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए, और ये सभी के सभी क्या ना हमारे एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में जो फंडामेंटल राइट है, पहले तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और उसमें भी जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है वो और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो, जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, जो 14 से आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक चलता है। राइट टू फ्रीडम हो गया, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के लिए। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन हो गया, जो कि आर्टिकल 23 और 24 बोलता है। राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक होता है। ये देखो अभी मैं टोटल बस ये 6 आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे पास राइट्स हैं, वो होंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन बस मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर क्या हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होगा, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 13। और एक हो गया राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में। ये देखो एक ओवरव्यू अभी आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन अभी आपको ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ना, और तब उसको एक बार देखना क्या होता है ये फंडामेंटल है। अगर नहीं तुम्हें एक तरीके से मतलब दिल को सुकून मिला ये पढ़ने के बाद, तो भाई मैं मुझे बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है नहीं है एक तरीके से फंडामेंटल राइट। तो देखो जो फंडामेंटल राइट है ना, एक तरीके से क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बेसिक क्या है ना हर एक इंडिविजुअल लेवल पे, ये नहीं है कि एक ग्रुपिंग लेवल पे, ये हर एक इंडिविजुअल लेवल पे, कि एक एक इंसान इसको क्या कर सकता है, एक एक ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, इसको एंजॉय करेगा इस राइट को। ना कि ये किसी के लिए, किसी माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा है, ना किसी मेजोरिटी के लिए ज़्यादा है, ये सभी के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पर फंडामेंटल राइट को क्या किया गया, इन लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है एक तरीके से ये जस्टिसेबल है। अभी मैंने आपको 2 चीज़ बताया था, एक जस्टिसेबल एक इनजस्टिसेबल। तो ये क्या है, जस्टिसेबल इन नेचर में, आप इसको क्या कर सकते हो, अगर इसका वायलेशन नहीं कर सकते, वरना आपको क्या होगा, कोर्ट में ले जाते। सीधी सी बात है यार, आप किसी ये इंडिविजुअल लेवल पे तो किसी एक का वायलेशन आप नहीं कर सकते। मान लो तुमने मेरा फंडामेंटल राइट का हनन किया, मेरे घर के सामने तुम क्या हॉर्न बजा रहे हो कस कस के विदाउट कोई रीजन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए एक तरीके से क्या हो गया, हमारा एक तरीके से आप फ्रीडम का हनन कर रहे हो, या अपने फ्रीडम का आप गलत फायदा उठा रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको इस तरीके से आपको हम कोर्ट में ये ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके तहत अभी बहुत सारे केसेस वगैरह भी आए हैं, जैसे मैटरनिटी लीव से रिलेटेड कुछ केस आए हैं, तो वो सब चीज़ हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो सब करेंट का केस है। लेकिन मैं अभी पहले आपको बेसिक क्लियर करवा दूँ, फिर आगे हम लोग आगे। फिर अब हम लोग चलते हैं डीपीएसपी के तहत। डीपीएसपी के तहत क्या है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हम लोग अभी अब आगे नेक्स्ट की ओर चलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं, इसमें भी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे ना, अकॉर्डिंग टू उनके तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके से नोवल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से ये क्या है ना, नॉवल फीचर है। इसमें इन्होंने क्या, और इनको कहाँ पे इन्होंने रखा है, पार्ट 4 में ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत क्या होता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरीके से क्या है ना, सोशली एंड इकोनॉमिकली हमारे जो इंडियंस हैं, जो हमारे पीपुल्स हैं, इंडियन पीपुल, उनके लिए, उनके जस्टिस के लिए ये एक तरीके से रखा गया। हाँ ये चीज़ है कि आप इसको, ये एक तरीके से नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, कि आप डायरेक्ट इसके तहत अगर ये हनन होता है तो आप डायरेक्ट केस कोर्ट नहीं जा सकते, अगर कुछ ज़्यादा ही डैमेज ना हो रहा। तो ये जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी डीपीएसपी, उसके बारे में और इसको क्रिस्टन क्लियर करके पढ़ेंगे। और ये बोला जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है, इनका प्रिंसिपल ही क्या है ना, एक तरीके से वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर, जो एक तरीके से कहते हैं स्टेट के वेलफेयर के लिए ये काम करता है। देखो बोला भी जाता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको हम लोग ब्रॉडली तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक क्या होता है, सोशलिस्टिक होता है पहला, दूसरा क्या होता है गांधीजी में होता है, और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल होता है। ये कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बट हम लोगों ने क्या किया, एक अपने सहूलियत के अनुसार से इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सोशलिस्टिक में कौन कौन से आते हैं, गांधीनियन में कौन कौन से आते हैं, एंड लिबरल, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल, उसमें कौन कौन से, ये एक तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये एक तरीके से क्या है ना, अब ये इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एक केस दिया गया है, मिनेर्वा मिल्स केस, ठीक है। ये कब आया था, 1980 में आया हुआ था, ठीक है। देखो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, इस ये जब सुप्रीम कोर्ट में होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करती है, एक तरीके से बैलेंस बनाता है। ये इसी केस के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो एक तरीके से सीधी सी बात है कि बैलेंसिंग है किसके बीच में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। ये कहा ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फाउंड किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक तरह के काम क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, सीधी सी बात है कि बैलेंस बना के रखे। जैसे हमारे घर में भी क्या होता है ना, हम दो लोग हैं सपोज करो, तो पापा क्या होता है ना, एक तरीके से हम लोग को बैलेंस करके रखते हो दोनों को, अगर नहीं रखेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, लड़ भिड़ जाएंगे। तो यही चीज था, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को बैलेंस करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे डीपीएसपी से रिलेटेड। अभी आगे ये चैप्टर ही एक तरीके से, यहाँ तो मैं सिर्फ एक तरीके से बेस तैयार कर रहा हूँ, आगे भी और चैप्टर ही है। अब देखो अगला क्या है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है, ओरिजिनली क्या था ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कोई इंसान ये बोलेगा कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था तो ये नहीं था। तो ये कहा भी जाता है जो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा फीचर है, ये ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट प्रोवाइडेड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। देखो बनाया तो सही में नहीं गया था, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग इतने तरीके से आज़ाद होकर निकले थे, तो जब आज़ाद होकर निकले थे तो हम लोग को क्या लगा था कि हमें अब हम अहमियत पता है कि हमारे हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सामान का, जो भी पेड़ हो गया, पौधे हो गया, देश के जो नेशनलिज्म हो गया, देश के प्रति जो हमारे सम्मान है या समर्पित है, या राष्ट्र ध्वज के प्रति जो समय, तो हमें लगा कि इंसान तो करेंगे ही करेंगे। तो उस समय क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी इन लोगों ने क्या हुआ, ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि सबको लगा कि हाँ चलो ये चीज़ होगा ही होगा। लेकिन क्या हो गया ना, जब ये एक तरीके से क्या होगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 से 77 तक, जब अपने भारत में इमरजेंसी का प्रावधान हो, तो उस समय इसको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को। 1976 जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसके तहत क्या हुआ था ना, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसके रिकमेंडेशन पे ये चीज़ ऐड की, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में रखना है। ये किसके रिकमेंडेशन पे क्या है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह जो है ना, उनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। तो उस समय क्या चल रहा था अपने भारत में, इमरजेंसी का प्रोविजन चल रहा था। और देखो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, वैसे मैंने चलो लिखा तो नहीं है, चलो लेकिन देना है। पहले टोटल 10 ही थे अपने भारत में जो अपने उसमें फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया, जो आप लोग को बताना है क्वेश्चन में कौन सा ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी। अगर नहीं बताओ कोई बात नहीं, हम लोग अभी
आगे जब बढ़ेंगे ना तो उसमें हम इसको ऐड ऑन जरूर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, और हाँ ये एक तरीके से जैसे डीपीएसपी था, नॉन जस्टिसेबल था, तो ये भी क्या है ना, एक तरीके से नॉन जस्टिसेबल नेचर है, ठीक है। ये नहीं है कि ये अगर कोई पेड़ काटेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट हम उसके तहत, लेकिन ये चीज़ है कि उसको कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ करना चाहिए। हम लोग भी क्या है ना, एक तरीके से एक चीज़ क्या है ना, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। तो टोटल क्या होगा, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है ऑल टुगेदर, ठीक है, टोटल। और इसी के बाद अब क्या है ना, कुछ जैसे कहाँ से हम लोगों ने इसको लिया है, ये बहुत ऐसे सोर्स है जो हमारे फीचर्स है वो कहाँ से लिए, हमने कुछ अलग अलग देश से लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेरियस अदर कंट्री एज वेल एज, अब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या था ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत अलग अलग वेरियस सोर्सेज से ये हमारे लिए क्या था, हम लोगों ने इसको लिया था। फिर जैसे हमारे बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम करेंगे हम पूरी तरीके से, पूरे वर्ल्ड को एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे कुछ मेरिट डिमेरिट उसको सब कुछ ओवरकम करके हम लोगों ने इसको बनाया था। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज एक्सटेंड हो गया था, और मोस्टली ये कहाँ से डेवलप हुई, 1935, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। फिर क्या हो गया, जैसे फिलोसफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे फंडामेंटल एंड डीपीएसपी, ये हमने कहाँ से इंस्पायर हो गया, अमेरिका और एरिस, जो डीपीएसपी वो एरिस कॉन्स्टिट्यूशन का है, और जो फंडामेंटल राइट है ये कहाँ से, अमेरिकन है, फंडामेंटल राइट अमेरिका में क्या राइट्स ऑफ या कुछ ऐसा बोला जाता है, तो ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ से लिया। पॉलिटिकल पार्ट से ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको पिक किया, तो ये कुछ अलग अलग सोर्स है जहाँ। तो अब हम लोग चलते हैं अगले, हमारा जो फीचर्स अभी चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत उसके तरफ चलते हैं। तो अब जो हमारे पास अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है वो है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहले ये समझो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से लिया गया। तो देखो ये जो रिजिडिटी है ना, ये जो रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग क्या है ना, एक तरीके से अमेरिकन का है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या है ना, ये एक तरीके से कहा जाता है ये स्पेशल प्रोसीजर देता है अपने अमेंडमेंट को, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्या है कि रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। और वही फ्लेक्सिबल, जैसे ब्रिटिश मैंने बताया था ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका कॉम्बिनेशन बनाया, इसे थोड़ा रिजिड भी रहेगा, जैसे मान लो अपना फंडामेंटल राइट है, और फ्लेक्सिबल भी रहेगा कि कहीं कोई कोई अपने पास राइट्स है जिसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे डीपीएसपी, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत ऐड भी किया था डीपीएसपी में भी, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये क्या ना फ्लेक्सिबल भी है कि एक पूरी तरीके से करना ही करना है, ऐसे को तो नहीं भैया करना है मतलब करना है, ऐसा नहीं था, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया। तो यही हो गया जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या हो गया, यूनिक हो गया, किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ, जो एक तरीके से रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब देखो एक तरीके से ये चीज समझना है कि हमने ये तो समझ लिया कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट भी प्रोवाइड किया। कहा भी जाता है जैसे मान लो कोई सिंपल हो गया, फिर क्या हो गया कोई स्पेशल मेजोरिटी हो गया पार्लियामेंट में, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि हम एक तरीके से पढ़ते हैं, आर्टिकल 368 कहता है, आर्टिकल 368 ये प्रोवाइड करता है हमें 2 टाइप का अमेंडमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उस 2 टाइप के अमेंडमेंट में क्या होता है ना, कुछ प्रोविजंस होते हैं, सम ऑफ द प्रोविजन उसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, किससे, एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब आप पूछोगे सर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है, जैसे 2/3 जो कोई भी मेजोरिटी होता है ना, अगर किसी भी मेंबर या कोई भी हाउस का मेंबर, वो क्या करता है, जैसे जस्ट लाइक दैट कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ एनी हाउस, या मतलब दोनों में से इच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके, एंड अ मेजोरिटी, मतलब जो कहते हैं ना कि 50% से ज़्यादा, तो मेजोरिटी कोई भी चीज़ होता है तो क्या होता है 50%, अगर 2/3 है अगर आपके हाउस में 2/3 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें अगर 50% से ज़्यादा अगर टोटल मेंबर अगर जितने अपने हाउस में प्रेजेंट है उससे 50% से ज़्यादा अगर कोई भी वोटिंग राइट होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। फिर कुछ प्रोविजंस होते हैं, क्या होते हैं, जैसे एक स्पेशल मेजोरिटी हो जो क्या होता है, रेक्टिफाई करते हैं,
जैसे कोई भी चीज बाय द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, ये भी एक तरीके से कहा जाता है। कुछ होते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी होता है, जैसे मैनर एक ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये लेकिन क्या होता है ना, जो सिंपल मेजोरिटी वो आर्टिकल 338 के अंदर नहीं आता है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश, इसमें क्या है ना, कुछ फ्लेक्सिबल भी है, कुछ क्या है रिजिडिट भी है। तो यही यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जाती है। जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, एक तरीके से यूनिक है, किसके लिए, फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी के लिए। अब हम लोग चलते हैं अगला फीचर से। फीचर क्या है ना, सिंथेसाइजिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सिस्टम। क्या होता है, एक चीज समझना। अभी क्या है ना, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे भी हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, हर एक का एक अलग अलग अपना एक यूनिकनेस है, और सबको मैं पूरी तरीके से डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। हम लोग अभी पीछे पढ़े थे डॉक्ट्राइन्स ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो हम लोग क्या कहते हैं, इट इज एसोसिएट विद क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ठीक है। लेकिन जब वही अगर कोई जैसे जुडिशियली सुप्रीमेसी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे भारत में क्या होता है, जुडिशरी क्या है, सुप्रीम माना गया। सुप्रीम माना गया मतलब जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो उसको क्या होगा, सबको मानना पड़ेगा। कोई भी क्या करेगा अपना, यहाँ पे कोई कहते नहीं मैं इसका, हाँ सुप्रीम कोर्ट होलसेल अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यही चीज बता रहा है कि हम लोगों ने मान लो देखो सॉवरेनिटी लिया कोई भी पार्लियामेंट का, वो कहाँ से एसोसिएट किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। लेकिन अगर जुडिशरी को अगर हम लोग सुप्रीमेसी दिए तो कहाँ से हो गया ये, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। जैसे अमेरिका में यही सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे अपने भारत में भी सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अपने भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो होलसेल अथॉरिटी माना जाता है। माना क्या जाता है कि वो सीधी सी बात है, जो वो बोल दिए वो पूरी तरीके से एक तरीके से होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा। वो चीज बताने की, जैसे मान लो कि देखो अपना इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या है, देखो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम तो लिए हैं ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन अपना इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है ना, वो डिफर है कहाँ से, ब्रिटिश सिस्टम से। देखो जो स्कोप होता है, जैसे पास अपने पास सुप्रीम कोर्ट का क्या है ना, थोड़ा सा क्या है ना, जो जुडिशरी रिव्यू है पावर अपने सुप्रीम कोर्ट, वो नैरो मैंडेड है, ठीक है। वो नैरो मैंडेड है इन द सेंस क्या, यूएसए में भी देखो, यूएसए में भी है सुप्रीम कोर्ट, मैंने क्या बोला, लेकिन क्या है ना, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो थोड़ा नैरो है, किसके तो जो कि जो यूएसए में एग्जिट है, जो एग्जिस्ट करता है उससे थोड़ा नैरो, मतलब उससे ज्यादा थिंकिंग क्या कह सकते हैं, थोड़ा जो रिव्यू करने के या कोई भी चीज जो बोलने का, जो देखने का, कोई भी चीज करने के तरीके से अलग अपने भारत में जुडिशरी को क्या किया, यहाँ पे रिव्यू जो जुडिशरी पावर है वो थोड़ा सा ज्यादा दिया गया एज कम्पेयर टू अमेरिका। जैसे देखो अमेरिका में क्या है ना, एक तरीके से डुअल प्रोसीजर लॉ है, कोई भी प्रोसीजर स्टेब्लिशमेंट होता है। अब वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आर्टिकल 21 में। तो ये देखो मोस्ट ऑफ द चीज क्या है ना, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग एक ही चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हर एक चीज हमने लिया अलग अलग जगह से है, मानते हैं लिए हुए हैं, लेकिन क्या है ना कि वो चीज हम लोग को ये दिख रहा है कि लेने के बाद भी हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं। इसका यही सीधा सा मतलब है कि जो हम लोग कहा, कहने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या है ना, हम लोगों ने सब कुछ देख के किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना समय लगा। पार्लियामेंट के पास भी कुछ पोर्शंस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मेन फंडामेंटल उसमें अब बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तो उस समय मैं और आपको यहाँ पे कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो आगे लोग बढ़ते हैं। यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि अपने भारत में क्या है, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अपने भारत का भी 3 लॉ पे चलता है, क्या जो जुडिशरी सिस्टम में क्या होता है, ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट, फिर हो गया हाई कोर्ट, फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 कोर्ट होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट और एक क्या होता है लोअर कोर्ट में, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो एक तरीके से हेरिडेटरी की तरह बन रहा है ना ये, हाँ कि अगर मान लो नीचे इनका बात कोई नहीं सुना तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ने कुछ गलती की होगी तो कहाँ जाएगा, ये हाई कोर्ट में जाएगा। और हाई कोर्ट में जो कुछ होगा तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम। हाँ लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा क्या नहीं है सबके, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट है, सबके पास अधिकार है कि वो फ्री और फेयर जो जुडिशरी करेगी। कोई ये नहीं है कि वो जो बोलेगा वही चीज होगा और वो जो नहीं बोलेगा वो चीज। सॉरी सॉरी, थोड़ा आवाज आ गया होगा कोई चीज का, फोन बज गया था। तो यहाँ पे वही इंटीग्रेटेड सिस्टम का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड का यही मतलब है, आपस में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। ये नहीं है कि ये इसका बात नहीं समझेगा, ये इसके बात नहीं समझेगा यहाँ पे। लेकिन क्या है ना,
एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ठीक है, जो कि इन्फोर्स करता है दोनों सेंट्रल लॉ को भी और स्टेट लॉ को भी। सीधी सी बात है। एक तरीके से कहते हैं ना कि ये नहीं कहेगा कि नहीं भैया वो वाली बात जो सेंटर की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे लगेगा जरूरत है वहां पे वो चीज लेके जाया जाएगा और वहां पे इस चीज को अच्छी तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि क्या होता है देखो, मैंने अभी बताया कि हाई कोर्ट क्या होता है, एक तरीके से क्या है ना, हेरिडेटरी एक तरीके से किसका, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और अदर लोअर कोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये ना हाई कोर्ट देखो एक तरीके से क्या है, सबऑर्डिनेट है। हेरिडेटरी मतलब सबऑर्डिनेट का हो गया, या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या वो अदर देन द अदर लोअर कोर्ट हो गया। तो वैसे ही क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या एक तरीके से स्टैंड करता है, क्या अपेक्स कोर्ट हो गया किसके, जुडिशियल सिस्टम के लिए। और वही बिलो द सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट हो गया, फिर वो जो स्टेट लेवल पे काम करता है। जैसे देखो एक तरीके से सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें कि जो एक तरीके से क्या होना, जैसे अपने घर में भी क्या होता है, एक प्रोसीजर है। पहले आप पापा से बात करते हो, पापा से बात फिर क्या मम्मी से बात करते हो, मम्मी के बाद क्या होता है ना, मम्मी के बाद आपके कोई बड़े भाई है उससे बात करते हो। तो आप एक तरीके से क्या ना सभी से एक तरीके से कोऑर्डिनेट हो। डायरेक्ट आप बड़े भाई से या बात कर लो और डायरेक्ट आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ पे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा बात, उससे पहले क्या होगा, जो अगर नीचे लेवल से तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वो सुलट गया तो सुलट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलटा तो कहाँ चलेगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा, अगर हाई कोर्ट में भी नहीं सुलटा तो कहाँ जाएगा, हाँ सुप्रीम कोर्ट में देर सवेर होगा लेकिन क्या होगा, सुलट जाएगा। क्योंकि अपने जुडिशियल सिस्टम का थोड़ा प्रोसीजर लॉ है, लेकिन जल्दी से ही वो चीज़ कंप्लीट हो जाता है। इसलिए क्या गारंटर, जो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला भी जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है ना, फेडरल कोर्ट है, ठीक है। ये इसको बोला भी जाता है फंडामेंटल का, जो गारंटिंग कहते हैं ना, जो फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ एंड द गारंटिंग ऑफ द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये यही चीज यहाँ पे यही चीजें हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक तरीके से ये प्रोसीजर। हम लोग चलते क्या, इंडियन सेक्युलरिज्म। देखो हमारा भारत क्या है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है। सीधी सी बात, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या नहीं, यहाँ पे कोई एक तरीके से कोई पार्टिकुलर रिलीजन या कोई पार्टिकुलर, सीधी सी बात है किसी पार्टिकुलर रिलीजन हो गया या पार्टिकुलर लैंग्वेज पे ये नहीं चलता है। ये क्या करता है, एक तरीके से हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है एक तरीके से। यहाँ पे ये फीचर्स को जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो स्टेट है, स्टेट एक तरीके से ईच एंड एवरी को, हर एक इंसान को, हर एक रिलीजन्स वाले लोग, कोई से भी रिलीजन्स का क्यों ना हो, वो उसके पास पूरा फॉलो, जो हमारा को संविधान है उसको फॉलो करने का राइट है। वो हमारे एक तरीके से क्या नहीं, तो इसलिए बोला जाता है जो स्टेट का जो एक तरीके से गारंटी देता है कि हर एक एवरी वन हैव द राइट टू प्रोफेशन या कोई भी चीज से रिलेटेड, राइट टू रिलीजन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। इसका ये मतलब है कि किसी भी चीज पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए कि हाँ ये हिंदू है तो क्या होगा, हिंदू है तो क्या होगा, ये चीज ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेट है या मुस्लिम है तो ये चीज नहीं करेगा, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया। हर एक के पास अपने रिलीजन से अपने फेथ के रिलेटेड काम करने का पूरा अधिकार है। इसलिए बोला गया, इंडियन सेकुलरिज्म बोला भी गया है। जैसे देखो बोला जाता है कि राइट टू एवरी सिटीजन, मतलब कोई भी कंडीशन हो, इन एनी जनरल कंडीशन, किसी भी ऑफिस में, स्टेट हो या कहीं पे भी, क्या एक तरीके से सीधा बोला है कि वो फॉलो करेगा। सीधी सी बात है कि जो इंडिया में क्या ना एक तरीके से हायर मतलब रखा गया, हार्ट एंड सोल, जो हमारा सेकुलरिज्म एक तरीके से हार्ट एंड सोल का काम करेगा। जो एक इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है ना इंडिया में, वो एंटी रिलीजन्स नहीं काम करता है। मैंने सारा चीज इसमें लिख दिया और मैं एक तरीके से बस बता रहा हूँ आपको, ये सारा चीज आपको पीडीएफ में दिखेगा। और इसलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बोला भी जाता है कि पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि ये हर एक को इक्वल एंड इम्पोर्टेंस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड इक्वल रिलीजन्स दिया जाता है। रिलीजन्स है सभी के लिए इक्वल, यहाँ पे है हर एक रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। हाँ बट ये चीज है कि कुछ समय क्या था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को टेम्पररी रिजर्वेशन दिया गया था, क्योंकि उस समय वो प्रॉब्लम में थे। उस समय क्या सिचुएशन ही वैसा था कि उस समय में एक टेम्पररी, सीधी सी बात है कहा जाता है कि टेम्पररी उनको दिया गया था क्या, रिजर्वेशन दिया गया था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। वो भी अब धीरे धीरे उस पर भी काम किया जा रहा है।
तो हम लोग वही अब नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का मतलब आप समझ ही रहे हो। जब हम लोग आगे जब इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत ही मस्त सा कंसेप्ट है ये मेरे अनुसार जहाँ तक कि हम ये बता रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सेकुलर स्टेट, ऐसे ही ये चीज़ें क्या सेकुलर मतलब सीधी सी बात है कि हर एक सिटीजन्स, मैंने बताया अभी, ऑल सिटीजन्स ऑफ द इंडियन हैव द लिबर्टी ऑफ द फेथ या बिलीफ या जो वर्शिप होगा, हर एक चीज़, क्योंकि और ये हर एक चीज़ अभी हम हर एक आर्टिकल में डिस्क्राइब करेंगे, या आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल 25 हो, रिलीजन्स के बारे में हो, या 26 हो, आर्टिकल 28 हो या 27 हो, हर एक के बारे में अभी हम जो पीछे पढ़ेंगे उसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट है। तो ये क्या अडॉप्ट किया गया बेसिक किसके लिए, इलेक्शन के लिए। जो बेसिक ऑफ द इलेक्शन किसका, लोकसभा एंड तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इसमें ये बोला गया एवरी सिटीजन हैव द राइट, जो 18% से है ऊपर, 18 ईयर सॉरी 18 ईयर से जो एवब है या 18 ईयर के हैं, उसके पास क्या है, इक्वल राइट है, या वो किसी भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन्स हो, कोई भी सेक्स हो, कोई भी स्टेटस हो उसका, वो क्या है ना, उसके पास 18 है तो उनके पास राइट है वोट देने का, मतलब 1 पर्सन एंड 1 वोट। ठीक है। तो अब ये देखो, इसमें क्या है ना, वोटिंग एज भी ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। वोटिंग एज पहले 21 साल था, उसको कम करके रिड्यूस करके 18 किया गया। कब किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज आप पेपर में ये चीज याद रख लेना कि ये कब किया गया था। ये 1988 में किया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है ना, उस समय में क्या किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या किया गया था, जो वोटिंग राइट है ना वो 21 साल से 18 साल किया गया था। क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या हुआ था ना, अपने भारत में क्या हुआ था, वास्ट साइज था अपने कंट्री का, ह्यूज पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन बढ़ने लगा था, और पॉपुलेशन के साथ साथ क्या है ना, सबसे बड़ी बात की ना, पॉवर्टी, गरीबी क्या है ना। अभी हम लोग आगे कभी अगर कोई टॉपिक पिक करेंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, उससे पहले क्या था उसको एक तरीके से पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कहने को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, लेकिन उस 17 में भी कम से कम अगर हर एक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पकड़ा जाए तो कम से कम 8-10 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो जो इंसान पढ़ लेता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बार उसको भी पढ़ाएंगे कभी। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सोशल इनइक्वालिटी थी उस समय में, ओवरविलिंगली जिसको हम लोग कहते हैं इलिटरेसी, मतलब एजुकेशन के नाम पे अपने भारत में अभी भी क्या हो, जो साइन कर लेता है वो लिटरेट हो गया। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए मेरे अनुसार से, तो यही एक प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ कुछ हो ना हो, इतना इंसान जब तक पढ़ा लिखा ना हो तो वो एजुकेटर, वो उसकी लिटरेसी काउंट नहीं होगी, वो लिटरेट नहीं कहलाएगा। और हमने देखा अपने भारत में लिटरेसी रेट ऐसे ही बढ़ रही है। जो एजुकेट हो गया, एजुकेशन का मतलब होगा जो साइन लिख करना और नाम लिखना जान गया वो एजुकेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में क्या हो गया, फ्रेंचाइज में जो मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड, अपने पास क्या था, ब्रॉड बेस्ड बनाया गया, जो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो भी कॉमन पीपुल का उसको भी देखा गया, और अपहोल्ड किया जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल उसको भी यहाँ पे देखा गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते सिंगल सिटीजनशिप। देखो सिंगल सिटीजनशिप का सीधा सा क्या मतलब है कि भैया अगर आप पूरे भारत में हो तो कुछ भी कर लो, एक ही सिटीजनशिप पे आप काम चलेगा। जैसे मान लो मैं हूँ कहीं और का, मैंने अपनी पढ़ाई कहीं और से कंप्लीट की, और मैं अभी के दौर में मैंने अपना कॉलेज भी कहीं और से कंप्लीट किया, लेकिन मैं रह किसी और स्टेट में रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसा राइट है, आई हैव द राइट टू लिव एनीवेयर इन, हाँ ओनली कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के किसी भी टेरिटरी में, कि मेरे पास राइट है कि मैं रह सकता हूँ। तो ये क्या है ना, इसी को सिंगल सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप आपको मिलेगा लेकिन आप कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन किसी किसी देश में क्या, तो डबल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं, जैसे क्या यूएसए का। यूएसए में चेक करो क्या ना, सेंटर का अलग है और स्टेट का अलग है। वहां पे स्टेट को, जो 50 स्टेट है, अगर हर एक स्टेट का अपना अपना बनता होगा, लेकिन हमारे भारत में क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजनशिप से आप क्या है ना पूरी भारत को एंजॉय कर सकते हो, पूरे भारत में कहीं भी रह के एंजॉय कर सकते हो। तो देखो क्या होता है ना, कोई भी सिटीजनशिप है, या जो, हाँ ऑल सिटीजन, जो इरिस्पेक्टिवली, जो ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट इरिस्पेक्टिवली, खाली बॉन्ड क्या है ना वो, मतलब एक तरीके से अपने भारत में ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी हो,
उसके पास राइट है, वो क्या कर सकता है, वो सीधी सी बात है कि वो उसका बर्थ प्लेस या कुछ भी हो ना, वो कहाँ पे हो, इंडिया में हुआ हो, तो वो क्या हो सकता है, अपने भारत में कहीं भी रह के एंजॉय कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। ये सीधी सी बात है कि पहले क्या एक डिस्क्रिमिनेशन था, बट अब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। कि पहले एक डिस्क्रिमिनेशन था ना शायद, कौन सी चीज का, जम्मू एंड कश्मीर का, वो अब क्या ना खत्म हो चुका कि अब आप भारत में क्या ना, कहीं भी रहो आपको कोई मतलब नहीं है, कोई भी चीज हो आपके पास राइट है, आप यहाँ पे रह सकते हो, वो आप इंडियन सिटीजनशिप कहलाओगे। ऑल द सिटीजन जो भी है, दो उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, वो कहीं भी भारत में किसी भी जगह पे क्या हो सकता है, जाके एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। हर एक राइट उसको इक्वली मिलेगा, पूरे भारत के ईच पार्ट में क्या होगा, उसको इक्वली राइट मिलेगा। ये नहीं है कि यार ये तुम यूपी में चले गए तो ये मिलेगा और यहाँ पे गए तो वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट राइट है, आप सब कुछ एक सिंगल सिटीजनशिप के तहत आपके पास सब कुछ वो चीज़ मिलेगा जो एक इंसान को उसके स्टेट में जाके मिलता है। हाँ, थोड़ा देर सवेर मिलेगा, लेकिन रहने का राइट तो आपको शुरू से कहीं पे भी रह सकते हो, बस बशर्ते आप भारत में पैदा लिए हो तो। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ ऐसे प्रावधान है सिटीजनशिप, जब हम लोग पढ़ेंगे 5 से 11 आर्टिकल में, उसमें और अच्छे से क्लियर करके हम बताएंगे क्या होता है सिटीजनशिप और क्या नहीं होता है। ठीक है, वही है सिंगल सिटीजनशिप, एक तरीके से क्या नहीं, एक तरीके से सिंबल भी किस चीज़ का, यूनिटरी का, कि हम ये शो कर रहे हैं कि हम भारत में कहीं भी एक यूनिटी का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हम कहीं से भी रिलीजियंस के बेसिस पे हो गया, या कास्ट के बेसिस पे, या फीमेल मेल या थर्ड जेंडर के बेसिस पे हम कभी भी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये एक तरीके से सबके पास इक्वल राइट है। तो यही चीज़ समझने की बात है कि हमारे भारत को इसलिए बोला जाता है ना कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में आप घूम के देख लो, भारत जैसा कोई नहीं, क्योंकि यार ये एक अलग ही माहौल सा क्रिएट करा देता है। मैंने बोला ना कि मैं अभी, चलो ये छोड़ दो, मैं इतना अभी हूँ कि मैं अभी तक मैं 6 स्टेट में घूम चुका हूँ, और मैं हर एक स्टेट में कम से कम 1 साल 2 साल रहा हूँ, अच्छे से मजे किया हूँ, वहाँ पे रहा हूँ, घूमा हूँ, फिरा हूँ, पढ़ाई भी कंप्लीट किया हूँ। तो मैं अभी तक 6, अब बहुत जल्द 7वां स्टेट जाने की तैयारी हो रही है। बट मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक सिटीजनशिप का देखो कितना फ़ायदा है। मैं हूँ कहीं और का, मैंने 2 साल कहीं और बिताया, फिर मैंने एजुकेशन पूरी कहीं और से कंप्लीट की, कॉलेज लाइफ कहीं और कंप्लीट किया, जॉब कहीं और कंप्लीट किया, कर रहा हूँ मतलब। और मैं आगे हर एक चीज़ में तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हूँ कहीं और का, लेकिन हर एक चीज़ एक कैसे हो रहा है, एक तरीके से सिंगल सिटीजनशिप की मदद से ही ये चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ है यार, इसको एंजॉय करो। अब देखो इमरजेंसी प्रोविजन है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ये एक तरीके से सीधा सा बस थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये एक अलग टॉपिक ही है, बहुत ही मजेदार टॉपिक। इमरजेंसी प्रोविजन सीधी सी बात है क्या है, हमारे भारत में क्या है, 3 केस में इमरजेंसी प्रोविजन है, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन होता है। पहला इमरजेंसी प्रोविजन नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन होता है, जो क्या होता है ना, इमरजेंसी कब, या तो वॉर के बेसिस पे, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या आर्म्स जो रिवेल कर दिया तो उसके बेसिस पे, जो आर्टिकल 352 में है। उसके बाद एक होता है प्रेसिडेंट या स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, वो आर्टिकल 356 है। ठीक है, ये इमरजेंसी क्या होगा, जैसे कोई भी स्टेट क्या होगा ना, प्रॉपर अपना फेल जो कॉन्स्टिट्यूशन को मैकेनिज्म वो स्टेट में वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा, वो उसको मनाने में सब फेल हो पा रहा है, तो उस समय स्टेट इमरजेंसी लग सकता है। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तो सबको पता, ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो अबाउट व्हाट इज मीन बाय द फाइनेंशियल इमरजेंसी। भैया पैसे की कमी, जो पैसे या स्टेबिलिटी जो अपने अपने भारत, यार एक स्टूडेंट पे लेके देखो ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आ सकता है, जब हमारे पास क्या हो, पैसे की कमी होने लगे, और हर एक स्टूडेंट के समय में होता है। कुछ कुछ होते हैं उसको छोड़ दिया जाए। तो देखो इस इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है ना, सारी की सारी जो ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या होता है ना, सारा पावर जो ऑल पावर जो होता है ना, वो किसके अंदर चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से पावर चले जाती है, वो कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल मतलब स्टेट में भी कोई भी काम होगा ना, वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल। ठीक है, दे बिकम ऑल पावरफुल, और वो एक तरीके से स्टेट को भी कंट्रोल करे, क्योंकि जब तक वो चीज़ सही ना हो जाए, ये इसके कहने का मतलब होता है कि जब तक वो चीज़ सही ना हो जाए। अब ये फिलोसफी कहते हैं, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने जो अडॉप्ट किया था, ये क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रख लेना। अभी मैंने जैसे नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है। ऑर्डिनेंस होता है, उसका आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाएगा।
तो देखो आपसे बोला दिया जाएगा कि कब इसको जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट किसके थ्रू किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के थ्रू किया गया। तो उसके पूछे जाएगा मेन मेन फीचर्स क्या उस रिजोल्यूशन के, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कंटेन किया गया उसके क्या क्या मेन मेन फीचर्स है। तो मेन मेन फीचर्स आपको याद होना चाहिए और आपको मतलब एक तरीके से जुबान पे याद होना चाहिए वो चीज़, कि इंडिया एक तरीके से क्या टू बी एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन रिपब्लिक, और इट इज अ डेमोक्रेटिक यूनियन विथ अन इक्वल, जो मैंने ऊपर आपको सारा चीज बताया वो सारा चीज यहाँ पे, विद एन इक्वल लेवल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट एंड ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, ये एक तरीके से डिराइव्ड फ्रॉम द पीपुल। सब कुछ इसमें बताया गया कि पीपुल के जस्टिस के बारे में, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको हर एक चीज रिजोल्यूशन के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिजोल्यूशन यहाँ पे दिया गया था। ये चीज आपको यहाँ पे बताने की बात, पूछने की बताया जा रहा है। वही है कि कैसे क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या फेथ है, क्या गॉड वर्शिप या वो वोकेशन, सब कुछ मतलब एक तरीके से ऐसा फ्रेम किया गया। ये यही चीज यहाँ पे पूरी तरीके से ओवरऑल यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। या वो किसी के बारे में हो, या ट्राइबल पीपल के बारे में हो, या बैकवर्ड हो गया, या माइनॉरिटी हो गया, ये उसको हर एक सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ईच एंड एवरी जस्टिस को वहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। ये नहीं कि किसी को भी वहां पे छोड़ा गया है, हर एक एंड ईच एंड एवरी चीज को वहां पे क्या किया गया, वहां पे देखा गया और बोला, देखा गया, क्या समझा गया और उसको उस चीज बेसिस पे काम किया गया। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या ना ओवरव्यू था फीचर्स, किसके फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ देखो एक चीज मैं आपको ये भी और बता रहा हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो या कुछ मे भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो, तो प्लीज मैं भी एक बार अभी रिव्यू करूंगा उस चीज को। अगर नहीं लगे आपको, आपको भी अगर लगे तो कमेंट सेक्शन में बस बता देना कि ये चीज सर आपने गलत बताया या ये चीज यहाँ पे आप सही कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो चीज अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी तो लगे ना कि मैंने क्या गलती, क्योंकि मेरे अनुसार से तो ये परफेक्ट मैंने इतना बता दिया। इसी में कुछ और चीज है कि आपसे पूछा जाएगा नेशनल सॉन्ग हो जो वंदे मातरम है, वो कहाँ से, मतलब वो उसका फर्स्ट वर्जन वो कौन सा वर्जन है, तो क्या भारत भाग्य विधाता जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने लिया है। जो नेशनल एंथम है उसके बारे में, सॉरी नेशनल एंथम के बारे में। फिर क्या हुआ, नेशनल सॉन्ग हो गया वंदे मातरम, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो आनंद आनंद मत से किया गया, जो रिटन किसके, बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू लिखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको क्या ना याद करके रखना। मैंने पीछे ही बताया था कुछ ऐसी बातें जो मैंने बताया था कि हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था, बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीज क्या ना आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज आपके पेपर में पूछा जाएगा। हाँ पहली चीज ये हो गया, मैंने बेसिक बेसिक चीज क्लियर कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि अब जो मैं अब ये चीज लोगों ने, मैं पूरी तरीके से आपको सैटरडे 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 संडे को अच्छे तरीके से मैं कवर अप करके दूंगा। इसीलिए क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये चीज देखा है कि और बहुत ऐसे हैं कि जो टाइम लगता है, तो प्लीज आप लोग क्या ना एक बार क्लेरिफाई कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। हाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ कि पॉलिटी में इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। हाँ बराबर मिल सकता लेकिन इससे ऊपर कुछ नहीं होगा पॉलिटी में। मैं मानता हूँ आपको लगेगा कि मैंने इंसर से पढ़ाया तो हुआ, अरे मैं बोला ना इससे ऊपर नहीं बता सकते हैं, इतना बेसिक भी नहीं क्लियर करके बेसिक टू एडवांस नहीं लेके जा सकते, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। और मैं आगे और पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ के देख लेना, फिर फंडामेंटल है जैसे मैं बताऊंगा, या डीपीएसपी हो गया या प्रोविजंस हो गया या कोई भी चीज़ हो, फिर पढ़ के देंगे, फिर आप मुझसे बात करना। तो ये एक तरीके से आज के लिए यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और अगर आपको लगे कि इससे और कुछ वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और आज के लिए अगर आपको लगे तो प्लीज़ हम, अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो तो हमारा ये हमारा चैनल है पॉलिटिक कंसेप्ट, यहाँ पे आपको पॉलिटिक के बारे में जीरो से लेके ए टू जेड करेंट से लेके हर एक चीज़ के साथ लेके जाया जाएगा। फिर आप क्वेश्चंस करके देखना, आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कोई भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से, बस बसरते क्या ना रिवाइज करके रखना पड़ेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे एक सीरीज जो चल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ एक लाइक या एक कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट और हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ आप लोग अब भी अच्छा दीपावली आ रहा है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एनवायरनमेंट से ध्यान देते हुए हर एक चीज़ करें।
मैं ये भी नहीं कहूँगा फटा के टोटली बंद कर दें या कुछ भी, बट ऐसा करें कि ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत जीव जंतु, हाँ प्लीज़ जीव जंतु का ख्याल जरूर से जरूर रखें। ये हम मेरे आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। जैसे हो गया अपने पास डॉग्स हो गए हैं, आसपास में कैट्स वो घूमते फिरते रहते हैं, जानवर्स के तौर पे जैसे गाय वगैरह भी आजकल घूमती फिरती है, तो प्लीज़ इन लोगों का ध्यान रखते हुए इनके आसपास पटाखे ना छोड़े, इन्हें जलाया जलाया वगैरह या कोई चीज़ ऐसा ना करें जिससे इन्हें कष्ट पहुंचे, क्योंकि ये जानवर बेजुबान है, बोल नहीं सकते, लेकिन क्या है ना, इसकी सुरक्षा और इनकी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, और यार कभी भी मैंने एक चीज अभी देखा, मैं ये एक चीज बताना नहीं थी लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने एक चीज देखा है कि यार गाय कभी भी अगर आप लोग के घर के आसपास आए तो यार एक रोटी देने में कुछ नहीं जाता, अगर है आपके पास तो दे दिया करे, मारा मत करो यार। मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं जा रहा था एक्चुअल में, तो मैंने ये चीज देखा तो मुझे बुरा लगा। यार वो क्या आपका थोड़ी ना कुछ संपत्ति छीन के भाग जाएगा, एक रोटी के लिए तो वो आता है, और वो वहीं पे जाता है जहाँ उनको उम्मीद रहता है आने का, तो प्लीज यार एक रोटी दो रोटी अगर आप दे सकते हो तो दे दो, बट मारा मत करो। और हाँ, वही मैंने शुरू में ही बताया पहले भी कि पानी वगैरह रख दिया करो अपने छत पे, खाने का कुछ, जैसे चिड़िया वगैरह घूमे फिरे तो वो खा सके, क्योंकि उनको खाने का वही साधन है। तो प्लीज़ ये चीज़ करें। और हो गया आज के लिए, यहीं पे सभा समाप्त करते हैं, ये अपना सभा खत्म हुआ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत लेटेस्ट इमेजिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आने वाले समय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।